हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटे एजुकेशन में। साथियों, आज है 22 नवंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 22 नवंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल से समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कल के रिवीजन से। कल हम लोगों ने पढ़ा था नीतीश कुमार जी 10वीं बार सीएम पद की शपथ लिए हैं। इनके साथ ही में 26 मंत्रियों ने भी बिहार कैबिनेट की शपथ ली है। बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं नीतीश कुमार एक बार फिर से। ये जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू पार्टी से हैं। इसके अलावा थोट्टा थरानी ये कला निर्देशक हैं और फ्रांस के ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के सेवेलियर रैंक की उपाधि से सम्मानित किए गए हैं। और क्यूरासाओ नाम का देश है विश्व कप फीफा विश्व कप तक क्वालिफाई करके पहुंचने वाला अब तक का सबसे छोटा देश बन गया है। पैरा सोशल ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी का 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर है। सीआईआई गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 वेणु श्रीनिवासन को मिला। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित की गई मिशेल बैचलेट। और अगस्त 2026 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया रोजर फेडरर को। इसके अलावा कंटार ब्रांड्स की मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड रिपोर्ट में 2025 में टॉप पर रहा एचडीएफसी बैंक। हार्निवल फेस्टिवल 1 से 10 दिसंबर तक हर साल होता है, नागालैंड में होता है, इस बार भी होगा। इस बार अभी यूके और आयरलैंड, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया और माल्टा इन 5 देशों को चुना गया है पार्टनर कंट्री। इसके अलावा 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया गया। 1999 से ही मनाया जाना शुरू हुआ है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन वन लाइनर फॉर्म में। अब इसकी पीडीएफ क्विज एमजेटी ऐप पर अवेलेबल है, वहां से जाकर फ्री में सॉल्व कर सकते हो। एमजेटी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 की खिताब किसने जीता है? तो 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया है फातिमा बॉस फर्नांडेज को। फातिमा बॉस फर्नांडेज ये मैक्सिको की रहने वाली हैं। इस पर मैंने कल आपको एक शॉर्ट्स वीडियो भी दी थी और आपने देखा ही होगा, शायद नहीं देखा है तो देख लेना। तो ये मैक्सिको की रहने वाली हैं फातिमा बॉस फर्नांडेज। ये मिस यूनिवर्स बनी हुई हैं। इनको ताज कौन पहनाया? प्रथा के अनुसार जो पिछली बार की विजेता होती है वो ताज पहनाती है। तो थाईलैंड की जो पिछली बार की विजेता थी टोरिया केरथेलविक, इन्होंने इनको ताज पहनाया। अच्छा, इसमें दूसरे स्थान पर जो होता है उसे फर्स्ट रनर अप कहते हैं, सेकंड और तीसरे स्थान पर जो होता है उसे सेकंड रनर अप कहते हैं। तो फर्स्ट रनर अप रही थाईलैंड की प्रवीनार सिंह, ये भारतीय मूल की ही हैं लेकिन थाईलैंड की हैं। वेनुजुला की स्टेफनी अपसाली ये सेकंड रनर अप रही यानी तीसरे स्थान पर रही। भारत की तरफ से भारत को प्रेजेंट करने मनिका विश्वकर्मा गई थी जो मिस इंडिया यूनिवर्स थी। ठीक है, जो मिस इंडिया यूनिवर्स विजेता होता है वो जाता है मिस यूनिवर्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने। तो मनिका विश्वकर्मा गई थी। हालांकि ये टॉप 30 तक ही गई, टॉप 12 में जगह नहीं बना पाई। लारा दत्ता, सुष्मिता सेन और हरनाज कौर संधू ये 3 अब तक की विजेता रही हैं। ये 1994, 2000 और 2021 में जीती थी। केवल 3 ही भारतीय अभी तक जीती हैं मिस यूनिवर्स का खिताब। मिस यूनिवर्स की शुरुआत 1952 से हुई थी। और मिस वर्ल्ड की विजेता अगर पूछा जाए 2025 का तो ओपल सुचाता चुवांगसिरी है। ओपल सुचाता चुवांगसिरी, इनका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन रही आपकी मिस यूनिवर्स से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया? विश्व टेलीविजन, टीवी ये भी है लेकिन ये टीवी ये वाला टीवी है, टेलीविजन वाला, ठीक है ना, ट्यूबरकुलोसिस वाला नहीं। तो वर्ल्ड टेलीविजन डे ये 21 नवंबर को मनाया जाता है। 21 नवंबर को टेलीविजन के योगदान को याद किया जाता है। जब से टेलीविजन की खोज हुई उसके बाद से आज तक में कितना कुछ चेंजेस हुआ है, ये सब को हम लोग याद करते हैं। देखिए यहाँ पर थीम रखी गई है टीवी बदल रहा है लेकिन इसकी शक्ति बनी हुई है। टीवी इज चेंजिंग, इट्स पावर रिमेन्स। अब देखो, रेडियो आया, बहुत सालों तक योगदान दिया लेकिन वो विलुप्त हो गया, धीरे धीरे गायब हो गया। अब वो डिजिटल माध्यम में ही है। रेडियो आप उतना नहीं सुनते हो, बहुत ही रेयर माध्यम में, आपको रेयर ही कहीं पर मिलेगा। लेकिन टीवी आपको हर घर में अभी भी मिलेगी। टीवी का अस्तित्व तो बरकरार है लेकिन टीवी चेंज किया अपने आप को। कैसे चेंज किया? पहले क्या होता था, बायोस्कोप में मूवीज आती थी, 3 दिन में एक मूवी कंप्लीट होती थी। या फिर एक दिन में एक न्यूज़ का चैनल होता था, 1 घंटे का न्यूज़ आता था। या फिर एक सीरियल आता था, उसके लिए दिन भर इंतज़ार करना पड़ता था। एक ही चैनल था, दूरदर्शन का चैनल था इंडिया में अगर बात करें तो। ऐसे रहा करता था। आज के टाइम पर बहुत सारे चैनल आ गए हैं, बहुत सारे इंटरटेनमेंट के रहते हैं, बहुत सारे न्यूज़ के ऑप्शन रहते हैं आपके पास, वगैरह वगैरह। इसके अलावा फिर ये दौर भी चला 10 साल तक।
10 साल 15 साल तक। इसके बाद अब और चेंजेस आ रहा है। अब फ्यूचर में क्या होगा, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, इसके अलावा यूट्यूब प्रीमियम, ये सब का भी वहाँ पर हॉट स्टार, जियो हॉट स्टार, ये सब का भी उसमें ऑप्शन दिया रहता है। एंड्रॉयड टीवी आ रही हैं, तो लोग जो है सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पर भी टीवी का यूज़ कर रहे हैं। अब देखो जियो फाइबर, जियो होम सर्विसेज आ रही हैं, इसके माध्यम से जब इंटरनेट अनलिमिटेड मिलेगा तो ये सारी चीज़ें भी और ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाएंगी। मतलब आप जो ब्रॉडकास्टिंग चैनल है उनको भी बाईपास कर दोगे, जो ऑनलाइन जो इंटरनेट वाला माध्यम वाला है उसको ज़्यादा प्रेफर करने लगेंगे लोग। तो यानी चेंज हो रहा है लगातार, लेकिन शक्ति बनी हुई है, लोगों को टीवी देखना पसंद है। खैर, आप में से कौन कौन टीवी ज़्यादा देखता है कमेंट करके बताइएगा, हम तो शायद ही कभी देखने का मौका पाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1996 में 21 दिसंबर को यहाँ पर एक प्रस्ताव देकर के इसके दिवस के रूप में घोषित किया था। तो 1996 में पहली बार मनाया गया था। टेलीविज़न के आविष्कारक जॉन लोगी बेयर्ड थे, ये मैकेनिकल टीवी बनाए थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न पहली बार फिलो टेलर फार्नस्वर्थ के द्वारा बनाया गया था। ये पूछा जा सकता है आपसे। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण दिवस हैं, इनका आप रिवीजन कर सकते हैं। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर विश्व निमोनिया दिवस। 12 नवंबर को ही लोक सेवा प्रसारण दिवस। 14 नवंबर राष्ट्रीय बाल दिवस। 14 नवंबर को ही विश्व मधुमेह दिवस। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस। 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस और 16 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। इसके अलावा 17 नवंबर राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, 17 को ही अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, 18 नवंबर प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, 20 नवंबर विश्व बाल दिवस और 21 नवंबर विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया। साथियों, आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप चैनल पर भी आपको वीडियो की लिंक और जो वन लाइनर है ये सब भेज जा रहे हैं, तो आप इनको वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पिन कमेंट में भी दे दिया गया है, और इससे आप जो वीडियोज़ आती हैं यूट्यूब पर हमारी, उनका नोटिफिकेशन प्राप्त कर पाओगे। अभी जैसे ये वीडियो अपलोड हो रही है तो ये शायद 5वीं वीडियो है कल से अब तक की, तो शायद इसका नोटिफिकेशन ना जाए या ना गया हो। आपने देखा भी होगा, आपको ये अन्य माध्यमों से ही मिली होगी। तो आप इसलिए चैनल को ज्वाइन करके रखो, व्हाट्सएप भी, टेलीग्राम भी, जहाँ से भी नोटिफिकेशन मिल जाए वहाँ से आ जाओ। अगला, अमेरिका द्वारा हाल ही में किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया गया? तो अमेरिका ने अभी सऊदी अरब को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है। अभी सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान MBS, ये गए हुए थे ट्रंप के पास मिलने अमेरिका, और वहाँ पर बड़ी डील किए हुए हैं कि अब अमेरिका भी जो है अपने पाले में फंसा ले गया सऊदी अरब को। ट्रंप जानते ही हो, ये सबको निपटा रहे हैं धीरे धीरे बारी बारी करके। और वहाँ जापान में और कनाडा में तो सरकार ही गिरा दिए है ना। जो जस्टिन ट्रूडो थे इस्तीफा दे दिए, फूमियो किस्दा थे इस्तीफा दे दिए इनके चक्कर में, क्योंकि इन्होंने निचोड़ लिया है पूरा। अब ऐसे ही निचोड़ने का प्रयास कर रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान से। तो मोहम्मद बिन सलमान यहाँ पर गए, फिलहाल इनको ये शगुफा दे दिया कि चलो तुम एक प्रमुख नॉन नाटो एलाई बन रहे हो हमारे। नॉन नाटो एलाई क्या है? प्रमुख नॉन नाटो एलाई, या कहे कि मेजर नॉन नाटो एलाई, MNNA का दर्जा इसे दिया गया है। ये क्या है? देखो, नाटो एक ग्रुप है, 32 देश आज के टाइम पर हैं वहाँ पर। नाटो जो है वो है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उन 32 देशों के बीच एक सैन्य समझौता हुआ है, यानी वो सैन्य संगठन है कि अगर किसी एक पर भी कोई खतरा आता है, किसी एक पर भी कोई अटैक होता है, तो पूरे के पूरे बॉडी पर यानी नाटो पर अटैक माना जाएगा, और उसमें सब लोग मिल करके उस पर वार करेंगे, सामने वाले पर, दुश्मन पर। तो उसमें अमेरिका बड़ा रोल प्ले करता है नाटो को चलाने में। लेकिन फिर अब उसके अलावा कुछ और भी ऐसे देश हैं जिनको भी अमेरिका प्रेफर करता है मोस्ट फेवर्ड नेशन के रूप में। तो वैसे देश जो नाटो में तो नहीं है लेकिन करीब है अमेरिका के, उनको ये MNNA का दर्जा देता है। तो इसी में अब सऊदी अरब शामिल हो गया है। सऊदी अरब बन गया है 20वां देश इसका। नाटो में 32 देश हैं, इसमें 20 देश हैं, ये बात याद रखना, मैं लिख दे रहा हूँ नहीं तो आप भूल जाओगे। नाटो में है 32 देश, और आप जानते हो 31वां फिनलैंड बना था, 32वां स्वीडन बना था, है ना। ये 20 देश हैं सऊदी अरब के साथ MNNA में। ओके, तो
अन्य देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ब्राज़ील, कोलंबिया, मिस्र, इजराइल, जापान, जॉर्डन, केन्या, कुवैत, मोरक्को, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, कतर, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, ट्यूनीशिया है। भारत नहीं है, ना ही MNNA में, ना ही नाटो में। ओके। भारत को 2016 में एक विशेष और अद्वितीय दर्जा दिया गया था, जिसे प्रमुख रक्षा भागीदार यानी मेजर डिफेंस पार्टनर बोला गया, कि तुम हथियार खरीदने के लिए हो। भारत ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया, कहा जब पाकिस्तान को भी ले रखे हो फिर हमको भी रखोगे, मतलब क्या हुआ। खैर, सऊदी अरेबिया की अगर बात करें तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखिए, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आओगे पश्चिमी देशों की तरफ, सबसे पहले खाड़ी देश मिलेंगे आपको, तो यहाँ पर ओमान मिलेगा, ये UAE मिलेगा, बगल में ये जो बड़ा सा देश है ये है सऊदी अरेबिया, ठीक है ना, सऊदी अरब। तो मोहम्मद बिन सलमान यहाँ के क्राउन प्रिंस हैं। रियाद यहाँ की मुद्रा है, रियाद राजधानी है, रियाल मुद्रा होती है। मजलिस अल शूरा यहाँ की संसद का नाम है। अगला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर भारतीय कला महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। भारतीय कला महोत्सव ये हैदराबाद में इस बार आयोजित किया गया और राष्ट्रपति जी के द्वारा जाकर के इसका उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय भारतीय कला महोत्सव, ठीक है ना। तो हैदराबाद के पास बोलाराम स्थित राष्ट्रपति निलयम में ये आयोजित किया गया है। 10 दिवसीय उत्सव है, 21 नवंबर को शुरू हुआ है। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा और दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इनके कला महोत्सव के जो प्रतिनिधि हैं वो भाग लेंगे और हैदराबाद में पश्चिमी भारत की प्रथाएं यहाँ दिखाई जाएंगी, ठीक है जी। अगला, हैदराबाद आप जानते हो तेलंगाना की राजधानी है, तेलंगाना आपको यहाँ पर मिलेगा। तेलंगाना के बारे में 33 जिले हैं, 119 सीटें हैं विधानसभा में, 17 लोकसभा में और 7 राज्यसभा में सीटें हैं। रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी से CM है, जिष्णु देवसाय यहाँ के गवर्नर हैं, हुसैन निज़ाम भद्रकाली झील है, श्रीशैलम कंवल वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला, किसके द्वारा भारत का पहला प्राइवेट PSLV रॉकेट बनाया गया है, जो 2026 की शुरुआत में ओशनसैट सैटेलाइट लॉन्च करेगा। ओशनसैट सैटेलाइट के बारे में मैंने आपको एक बार क्वेश्चन बताया था कि ये 2026 में अपना पहला रॉकेट लॉन्च करने के लिए ये टारगेट दिए हैं, लेकिन भारत का ये पहला प्राइवेट PSLV रॉकेट है, जिसको बनाया किसने ये पूछा गया है, मतलब किस कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है, उसको लॉन्च तो ओशनसाइड सैटेलाइट्स कंपनी करेगी। तो इसे HAL एंड L&T ने, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी ने लॉन्च करने ने बनाया है और लॉन्च करेगा ओशनसाइड सैटेलाइट। अच्छा, अभी कल न्यूज़ आई थी हाल से ही, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ही बनाया गया है तेजस फाइटर जेट, और कल इससे न्यूज़ आई थी एक तेजस फाइटर जेट जो है ये क्रैश हो गया था दुबई एयर शो में। मैंने कल शाम को आपको एक वीडियो दी थी, अपना एक भारतीय पायलट शहीद हो गया उसमें, एक दुखद खबर रही। तेजस पर मैंने आपको वीडियो दी है, आप देखिएगा ज़रूर चैनल पर जाकर। खैर, 2026 की शुरुआत में ओशनसैट का ये उपग्रह लॉन्च होगा। ये HAL और लार्सन एंड ट्रूबो के लिए बनाया गया है, उसके द्वारा मिलकर के। इसरो से 5 PSLV लॉन्च व्हीकल्स एंड टू एंड उत्पादन करने के लिए अनुबंध भी हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब अगर प्राइवेट स्पेस एजेंसियाँ आती हैं ना, तो उसमें इसरो का ही फायदा है। इसरो अपने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट वो दे दिया करेगा। इससे क्या होगा ना कि इसरो अपने मेन काम पर फोकस कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना बताऊं, जैसे मेरा काम है पढ़ाना, आप लोग को चीज़ों को समझाना। अब पता लगे कि मैं आप लोग के पास कंटेंट पहुंचा रहा हूं, लेकिन अब मैं ही PPT बनाने पर लग जाऊं, मैं ही एडिटिंग करने पर लग जाऊं, मैं ही थंबनेल बनाने पर लग जाऊं, मैं ही सब कुछ बाकी मैनेजमेंट पर देखने पर लग जाऊं, तो फिर दिक्कत होगी। तो आपके पास उतना मात्रा में वीडियो नहीं आ पाएगी। तो इसलिए कुछ कुछ काम जो है वो शिफ्ट किया जाता है, छोटे मोटे काम, चलो ठीक है इसको तुम देख लो, इसको तुम देख लो, इसको तुम देख लो। इससे इसरो की प्रोडक्टिविटी और तेज बढ़ जाएगी और इसरो और ज़्यादा लॉन्चेस कर पाएगा। और इसरो को क्या, इसरो अब कमा भी रहा है, दुनिया के अन्य देशों के भी सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करके भी कमा रहा है इसरो, ठीक है। उससे पूरा इकोसिस्टम चल रहा है, तो ये होगा इससे। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की बात करें तो 1940 में स्थापित हुआ था, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। लार्सन एंड ट्रूबो की स्थापना 1946 में हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। SN सुब्रमण्यम इसके अध्यक्ष हैं। हमारी ई-बुक्स भी आती हैं, आप चाहे सितंबर की चाहे अक्टूबर की, हर मंथ की मंथली ले सकते हो, 3 मंथ की ले सकते हो, या 6 मंथ वाली भी ई-बुक ले सकते हो। इसके अलावा स्टैटिक GK की, UPSI के लिए मूल विधि संविधान की स्पेशल ई-बुक आई है। ये ई-बुक आपको कहीं और नहीं मिलेगी,
पूरे यूट्यूब पर सबसे स्पेशलाइज्ड, क्योंकि इसमें जो नई BNS BSA और BNSS जो धाराएं हैं वो ऐड की गई और वो आपके सिलेबस में इस बार दिया गया है। इसके अलावा विज्ञान की भी ई बुक है। ये सारी ई बुक्स आपको MZT ऐप पर मिलती हैं। आप MZT ऐप जा करके डाउनलोड कीजिए, वहीं पर सारी ई बुक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगी, आप डाउनलोड कर सकते हो परचेज करके। इसके अलावा आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, क्योंकि सारी ई बुक्स A4 साइज में है। MZT ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आपको गूगल प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। अगला, हाल ही में कहाँ पर 20वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें PM मोदी ने हिस्सा लिया? तो 20वां G20 शिखर सम्मेलन ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग में PM मोदी जा रहे हैं, ट्रंप नहीं जा रहे हैं। यानी एक बार फिर जो मिलने का मौका था ट्रंप से, वो नहीं हो पाया। देखो, ट्रंप सबको लपेटे में ले लिए हैं, अभी तक भारत को लपेटे में नहीं ले पाए हैं। लपेटे में मतलब इन द सेंस कि कोई बड़ी डील नहीं करवा पाए हैं जिसमें वो भारत को चूस लें। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जापान को खा गए, इसके अलावा कनाडा को और भी बहुत सारी दुनिया के देशों को ये टैरिफ लगा लगा करके किए। भारत जो है अभी तक पिघला नहीं है। हालांकि भारत पर भी हैवी टैरिफ लगाए हैं, लेकिन भारत से कोई डील नहीं करवा पाए हैं। उसका सबसे बड़ा बात यह है, सबसे बड़ा मुद्दा यह है, यूक्रेन को खा गए एकदम, है ना। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अब से जब से टैरिफ लगाना शुरू किए हैं तब से इन दोनों की मुलाकात ही नहीं हो पाई है। अभी आपने देखा था आसियान समिट हुआ था कुआलालंपुर मलेशिया में, तो वहां पर मोदी जी नहीं गए थे। SCO समिट जब हुआ था तो वहां पर ट्रंप को नहीं जाना था। ऐसे ही जब मिस्र में हुआ था गाजा पीस समिट, वहां पर मोदी जी नहीं गए थे। मतलब जहां वो जा रहे हैं तो वहां ये नहीं जा रहे हैं, जहां ये जा रहे हैं वहां वो नहीं जा रहे हैं, तो इसीलिए मुलाकात हो नहीं पा रही। देखना होगा कब तक होता है। खैर, ये गए हैं साउथ अफ्रीका और ट्रंप नहीं आए हैं। मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि ट्रंप ने बाइकआउट कर दिया था कि कोई नहीं जाएगा हमारी तरफ से। हालांकि उन्होंने अपने एम्बेसडर को भेजा है, पहले कहा था बॉयकॉट करेंगे, लेकिन अब अपने एम्बेसडर को भेज रहे हैं वहां पर। तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है G20 शिखर सम्मेलन। G20 का 20वां संस्करण है ये। आपको पता होगा G20 भारत ने भी आयोजित किया था अभी 2 साल पहले। 2024 वाला 19वां G20 हुआ था ब्राजील में। 2023 वाला उससे पहले 18वां G20 हुआ था भारत में, नई दिल्ली में। ठीक है, भारत मंडपम में, ये याद रखना। तो इस बार 20वां संस्करण है। अच्छा, जब भारत में हुआ था उसी टाइम पर अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा गया था, AU को जोड़ा गया था। तब तक G20 था, अब G21 इसे कहें कायदे से तो कोई गलत नहीं होगा। G21 भी आप कह सकते हो। इसमें 19 देश हैं, 2 संघ है, एक यूरोपियन यूनियन है, एक अफ्रीकन यूनियन है। अफ्रीकन यूनियन ध्यान रखना, ये भारत के ही आयोजन में जुड़ा था 2023 में। ओके, इस बार की थीम है एकजुटता, समानता और स्थिरता, यानी सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी। और इस बार दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हो रहा है। अफ्रीकी महाद्वीप का पहला ये G20 समिट है। क्लियर, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है G20। G20 से क्वेश्चंस बनते हैं। अगला, निम्न में से किस शहर में भारत का पहला पूर्ण रूप से टेस्ला सेंटर खोला जाएगा? तो भारत का पहला पूर्ण रूप से टेस्ला सेंटर गुरुग्राम में खोला गया है। गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है ना, हरियाणा में, गुरुग्राम हरियाणा में। तो ये अभी जो 2 सेंटर खुले थे वो क्या थे? वो था एक्सपीरियंस सेंटर, जो इससे पहले मुंबई में खुला था और नई दिल्ली में खुला था टेस्ला का। जब टेस्ला की एंट्री हुई थी इंडिया में, वो एक्सपीरियंस सेंटर था, जाकर के लोग एक्सपीरियंस करते थे टेस्ला चलती कैसे है, चलेगी कैसे। यहाँ पर पूरा फुल तरीके से पूर्ण स्तरीय टेस्ला सेंटर खोला गया है हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, 26 नवंबर को। तो आर्किड बिजनेस पार्क में खोला गया है। ये 50वां वैश्विक बाजार अब भारत बन गया है टेस्ला के लिए। टेस्ला का मॉडल Y वेरिएंट यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं संघाई से। हालांकि ये लिया गया है, मतलब संघाई में भी बन रहा है। हालांकि भारत ने ये भी कहा था कि भारत में अगर आना है तो भारत में कोशिश करो कि अपने प्लांट्स वगैरह लगाओ भारत में बेचने का। तो एलन मस्क भैया हैं बड़े चालाक, ये कहे पहले हम एक्सपीरियंस सेंटर और पहले हम वो सब सेंटर खोल करके यहाँ बेचेंगे, देखेंगे यहाँ बिक रहा है कि नहीं। अगर बिकने लगेगा तब यहाँ पर हम प्लांट खोलेंगे। पता लगा यहाँ प्लांट डाले और कोई खरीदने वाला ही नहीं है टेस्ला, है ना। यहाँ तो फिर रोड पर आगे जाते हैं, फिर पीछे आते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर पीछे आते हैं। पता नहीं चलता है ड्राइवर को कि यह बंदा आगे रोड पार करेगा या पीछे जाएगा। तो टेस्ला भी कंफ्यूज हो जाएगी यहाँ पर आने के बाद। अगला, जो पूरी तरीके से ऑटोमेटिक कार है ना, बिना ड्राइवर के वो कार होती है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा आपको यहाँ पर दिखेगा मैप में, चंडीगढ़ राजधानी होती है। नायाब सिंह सैनी बीजेपी पार्टी से CM है।
असीम कुमार घोष यहाँ के गवर्नर हैं। डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड ये सम्मानित किया गया किसे? तो इससे सम्मानित किया जाएगा लियोनार्डो डिकैप्रियो को। लियोनार्डो डिकैप्रियो, ये आपको दिख रहे हैं, पहचान रहे होगे आप इनको। द ममी नाम की मूवी देखे हो, उसमें ये थे। और भी बहुत फेमस, मतलब बहुत ही फेमस और बहुत ही चहेते ये हॉलीवुड के स्टार हैं। तो इनको डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड अभिनेता में से सम्मानित किया जाएगा 3 जनवरी को, जब पाम स्प्रिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होगा तो उसमें सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो पॉल थॉमस एंडरसन की आगामी फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर, इसमें दमदार अभिनय के लिए इनको सम्मानित किया जा रहा है। अगला, भारत की पहली देसी क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी का क्या नाम है जिसे सिकल सेल बीमारी के लिए लॉन्च किया गया है? तो भारत की पहली देसी क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी लॉन्च हो रही है और इसको नाम दिया गया है बिरसा 101। बिरसा 101। अभी बिरसा मुंडा जयंती मनाई गई थी 15 नवंबर को ही, जब हम लोग उसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए थे, है ना। तो वो बिरसा मुंडा जी की याद में मनाया गया था। अब इन्हीं के नाम पर एक जीन थेरेपी को नाम दिया गया है बिरसा 101। बिरसा मुंडा जी ये आदिवासियों के भगवान माने जाते हैं, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और अभी एक सिकल सेल के लिए डिसीज की पहचान की गई है, उसकी इलाज के लिए थेरेपी की खोज की गई है, उस थेरेपी को नाम दिया गया है बिरसा 101। खास करके ये जो सिकल सेल एनीमिया रोग होता है ना, ये आदिवासियों को ज़्यादा प्रभावित करता है, इसीलिए आदिवासियों के लिए ये स्पेशली जीन थेरेपी लॉन्च की गई और उन्हीं के नाम दे दिया गया, उन्हीं के भगवान का नाम, है ना। जिससे वो लोग, आदिवासियों में क्या दिक्कत होती है ना, वो लोग इलाज को या बाकी जो चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट करने को भी तैयार नहीं होते हैं। वो दवा नहीं खाएंगे आपका, वो कहेंगे नहीं हम अपनी जड़ी बूटी से ठीक कर लेंगे, उनको भरोसा नहीं रहता है। लेकिन जब ये नाम दे दिया गया तो ये नाम से वो ट्रस्ट आएगा, है ना। तो बहुत सोच समझ करके कोई चीज़ नाम दिया जाता है। अब आदिवासियों को अगर ये थेरेपी देनी होगी और ये नाम बताया जाएगा तो वो बहुत आराम से वो एक्सेप्ट करेंगे। खैर, तो सिकल सेल आप जानते हो भारत सरकार ने लक्ष्य भी रखा है कि 2047 तक भारत सिकल सेल एनीमिया मुक्त होगा। लक्ष्य रखा है 2047, यहाँ लिख रहा हूँ 2024 बोल रहा हूँ 2047। तो 2047 तक लक्ष्य है कि भारत सिकल सेल एनीमिया मुक्त होगा। हाल ही में कौन सा देश कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में सदस्य बना है? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव या कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग, इसमें अभी शामिल हुआ है सेशल्स। सेशल्स इसमें शामिल हो गया है। आप देखिए, ये छठा कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव मेंबर बन गया हुआ है। भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, बांग्लादेश के बाद अब सेशल्स शामिल हुआ है। मॉरिशस 2022 में और बांग्लादेश 2024 में शामिल हुआ था, अब सेशल्स शामिल हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। कब कौन शामिल हुआ, ये बांग्लादेश और सेशल्स, ये दोनों तो याद ही रखना, पिछले 2 सालों में ये शामिल हुए हैं। क्लियर। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव पहले तो भारत, श्रीलंका और मालदीव ही था, इसमें 3 देशों का ये ग्रुप था। इसमें सुरक्षा को लेकर के एक बनाया गया था गुट। अब इसमें 3 देश और धीरे धीरे करके शामिल हो गए हैं। तो इसमें NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर स्तर की बैठक होती है और उस दौरान ये फैसला लिया गया कि अब इसे भी शामिल किया जाए। ठीक है, हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ये है। अगला, तो ये थे आज के दिन की टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो एक लाइक कर देना और एक कमेंट करके बता देना हाँ समझ में आई है। क्वेश्चन सब तैयार हुए हैं। देखो, रटना नहीं है करंट अफेयर। करंट अफेयर अगर रटोगे तो ज़्यादा लंबा नहीं चल पाओगे। क्वेश्चन तो याद रहेगा लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं याद रहेगा, उसके पीछे की कहानी नहीं याद रहेगी। अगर आप समझ जाओगे कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, लाया गया क्यों लाया गया, ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको समझ में आएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। कल मैंने पूछा था राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के तहत देसी गाय भैंस पालन में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का अवार्ड किसे मिला? तो अरविंद यशवंत पाटिल को मिला है। यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो करीना कपूर खान को नियुक्त किया गया है। आज बताना है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों का कमेंट करके आंसर बताइए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में। संकल्प बैच आप ज्वाइन कर सकते हो टॉपिक वाइज कंटेंट पाने के लिए, करंट अफेयर का और स्टैटिक जीके का। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।